हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज आप लोगों को पढ़ना है इकाई 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है, विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ है जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों के 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर समुद्री मार्गों की खोज नहीं होती तो एक देश से दूसरे देश जाना बहुत ही कठिन कार्य होता और कहीं न कहीं समुद्री मार्ग भी इस घटनाओं का जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। तो आप जो समुद्री मार्गों की खोज जो देख रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा जो मेन मकसद यहाँ पे था, वो था यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य, इन तीन चीज़ों को बढ़ाना। क्योंकि यूरोपीय देशों के पास व्यापार करने के लिए नए बाजार नहीं थे। वे अपने जो उनके पास जो पुराना बाजार था वहीं पे वो व्यापार किया करते थे, जिससे उनका प्रॉफिट बहुत कम था और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। इसी कारण यूरोपीय देशों ने नए देशों की खोज करना प्रारंभ किया और इसके पीछे जो इनका जो मेन मकसद था वो था अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य, इस तीन चीज़ों को समृद्ध बनाना। इस क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज की। अब आप देख रहे हैं, कोलंबस द्वारा जो है अमेरिकी महाद्वीप की खोज जो है 1492 ईस्वी में हुई थी। और जब कोलंबस पहली बार अमेरिकी महाद्वीप पे पहुंचा तो उसने वहां के जब नागरिकों को देखा तो उसे रेड इंडियन कहकर संबोधित किया। पुनः अमेरिगो वेस्पूची ने इस वृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो हम देख रहे हैं 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिकी महाद्वीप की खोज की जाती है, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी, विस्तार पूर्वक जो है जानकारियां वो अमेरिगो वेस्पूची के द्वारा जो है वो इकट्ठा की जाती है। इसके बारे में उनके द्वारा बताया जाता है। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए। अब उपनिवेश का क्या मतलब होता है? तो उपनिवेश का मतलब आप लोग समझिए, एक देश दूसरे देश में गैर संवैधानिक तरीके से अपने नागरिकों को बसाना और वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करना ही उपनिवेश कहलाता है। अब यहाँ पे जो जो यूरोपीय देश थे, वे अपने नागरिकों को अमेरिकी महाद्वीप के समुद्री तट के किनारे जो है वो बसाना शुरू कर दिए। और वह ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि अमेरिका पे नियंत्रण स्थापित किया जा सके। उपनिवेश बसाया ही इसी के लिए जाता है। अगर हम यहाँ देखें, उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो जो उत्तरी अमेरिका थी, इस पे फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है, अर्थात वो वहाँ पे अमेरिका को अपने कंट्रोल में लेने में सफल हो जाता है। लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच विशेषकर जो है प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। और ये हो रहा था फ्रांसीसी घटना के दौरान। लुईस 16 के राज में आप लोग जो है वो पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो ये विचारधारा जो है उस टाइम पीरियड से पनप रही थी। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहां के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि जहां वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः अलग अलग स्तरों पर आ गए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर
एक देश दूसरे देश को अपना अगर उपनिवेश बना रहा है और उसके विचारधारा भी अगर वहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इंग्लैंड और अमेरिका के बीच अगर ये मतभेद हो भी रहा है, तो इसके भी कई कारण हैं। और जो सबसे बड़ा कारण है, वो है लोगों पे अत्याचार करना, वहाँ के संसाधनों का दोहन करना और वहाँ के सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को नष्ट करने का प्रयास करना। तो कहीं न कहीं ये तमाम बातें जो है वो ज़िम्मेवार हैं। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेद को बढ़ा दिया। धीरे-धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है वो सामने आया। तो आज जो हम ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 2, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये उसी का परिणाम है। क्योंकि यहाँ पे जैसे-जैसे जो है इंग्लैंड का वर्चस्व जो है वहाँ स्थापित होता है अमेरिकी उपनिवेश पे, और वहाँ के नागरिकों के द्वारा जो है इसके लिए संघर्ष किया जाता है, और इसी संघर्ष का परिणाम जो है वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हमारे बीच आता है। अब हम इनके कारणों के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। इसके क्या कारण थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की प्रमुख घटना है जिसके लिए निम्नलिखित कारण थे। जैसे में जो फर्स्ट कारण है वो है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अब अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था एवं विधि विधान को देखा था। अतः वे अपने उपनिवेश में भी इसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे। अब यहाँ पे एक बात जो निकल के सामने आ रही है वो है, अब जो अमेरिकी जो उपनिवेश था उसमें अधिकांश लोग अंग्रेज थे। तो भाई ये अधिकांश लोग अंग्रेज कहाँ से आए? जो कि अमेरिका के मूल निवासी तो कुछ वो तो कोलंबस के टाइम पीरियड में उसका नाम जो है वो तो रेड इंडियन दिया गया। तो उसके जो लोग हैं अमेरिका के वो तो श्वेत लोग हैं। तो फिर ये अंग्रेज कहाँ से आए? तो ये अंग्रेज जो है ये वही लोग हैं जो इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका में जो उपनिवेश बसाए गए थे, जो कॉलोनी स्थापित की गई थी, वो वही लोग थे। उन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था को देखा था क्योंकि वे ऑलरेडी इंग्लैंड के ही नागरिक थे जिसको इंग्लैंड के द्वारा अमेरिकी उपमहाद्वीप में बसाया गया था, और वे भी वहाँ पे इक्वलिटी चाहते थे। अब आगे हम लोग देख रहे हैं, जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, और वे उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो भी इंग्लैंड के द्वारा उपनिवेश में उनके नागरिक को बसाए गए हैं, उन पे भी कहीं न कहीं जो है वो इंग्लैंड के तरह वहाँ पे व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन नागरिकों को भी औपनिवेशिक नागरिक की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। और वहाँ जो आप देख रहे हैं जो उपनिवेश में जो है वो इंग्लैंड के जो राजा थे वही वहाँ पे जो है समझिए तो उनको इतना विशेषाधिकार प्राप्त था, जो वो जो चाहते वो उपनिवेश में कर सकते थे, लेकिन वे उपनिवेश वासियों के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे, क्योंकि उनको सिर्फ अपने देश के फायदे से मतलब था, न कि अपने देश के नागरिकों के फायदे से मतलब था। अगर हम आगे बात करते हैं तो लिखा है फलतः संघर्ष की स्थिति बनती रहती थी। स्वाभाविक सी बात है, जब वहाँ के नागरिकों की इच्छा शक्ति के अनुसार सरकार अगर काम नहीं करेगी तो स्थिति तो बिगड़नी तय ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उपनिवेश वासियों को शासन के योग्य नहीं मानना जाता था जिसके कारण उनमें भारी असंतोष थे। अब जो उपनिवेशवासी थे वो इंग्लैंड के द्वारा उनको प्रताड़ित करना, उनको शासन के योग्य नहीं समझना, समय-समय पे अत्याचार करना, तो ये कहीं न कहीं
भारी असंतोष का जो है वो कारण बनता है। अगर हम भौगोलिक दूरी की बात करते हैं, तो इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है। अगर हम आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू दिखाने का प्रयास करें, तो हम आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू ये चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं जो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की जो है दूरियां वो कितनी थी। अगर हम यूरोप और अमेरिका की डिस्टेंस की बात अगर करें, तो आप वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे अमेरिका, और इनके बीच जो है वो समुद्री दूरियां आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड मैप पे। तो चलिए क्लास को जो है फिर से आगे जो है स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक दूरियां, तो आपने अभी जस्ट देखा वर्ल्ड मैप पे जो भौगोलिक दूरियों के हिसाब से अगर हम बात करें, तो अमेरिका जो है और जो यूरोप है, इन दोनों देशों के बीच जो है वो समुद्री मार्ग की दूरियां काफ़ी ज़्यादा है, अत्यधिक है। और इन दोनों महादेश के अंदर जो है कोई स्थल मार्ग तो है नहीं। अब जो भी मार्ग है वो है समुद्री मार्ग। इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। आपने अभी जस्ट अभी वर्ल्ड मैप पे इन चीज़ों को देखा। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग-अलग छोर पर स्थित थे। चूंकि उस समय यातायात एवं संचार के साधनों का अभाव था, अतः व्यावहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को जो है वो मिला। अब आप देख रहे थे वर्ल्ड मैप पे, अब यहाँ एक बार फिर से आपको हम वर्ल्ड मैप पे ले चलते हैं और यहाँ पे आप लोगों को जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। भौगोलिक दूरी की बात होगी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे अमेरिका है, और कोई भी जो है इन दोनों देशों के बीच जमीनी माध्यम तो है नहीं व्यापार करने का, तो स्थल मार्ग नहीं है। अब स्थल मार्ग नहीं होने के कारण एक ही मार्ग है और वो है जल मार्ग। अब समुद्री मार्ग से ही जो भी व्यापार होना था या अमेरिका पे जो है अपना कंट्रोल स्थापित करना था, लेकिन उस समय संसाधनों की कमी के वजह से उतने अत्याधुनिक जहाज भी नहीं बने थे। इसी कारण जो है अमेरिका पे यूरोप का जो पकड़ है वो कमज़ोर होते जा रहा था, और इसी का परिणाम जो है हमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है वो देखने को मिलता है। अब एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण उपनिवेशों में राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव, मध्यम वर्ग का उदय, भौगोलिक दूरी, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति और तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी। इन ये तमाम जो बिंदुए आप देख रहे हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम के कारण थे। धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। जहां एक ओर ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे, चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी द्वारा प्यूरिटन मतावलंबी थी। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों एवं प्यूरिटोन ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिकी में शरण ले ली थी। उनमें प्रारंभ से ही जुभारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थे, तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वे कई बार कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिकी वासी अपने मातृत्व के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी समाज जो है वो समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी।
इस प्रकार अमेरिकी में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो ब्रिटिश समाज है वो सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था पे आधारित है। यहाँ पे जनताओं का सिर्फ दोहन ही किया जा रहा है, न एकता है न समानता है। ब्रिटिश समाज में ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं। लेकिन जैसे ही हम अमेरिका को देखते हैं, वहाँ पे धार्मिक, सामाजिक समरसता मिलती है, समानता मिलती है। और अमेरिकी के लिए जो है यही चीज़ें युद्ध में बहुत ही बड़ा जो है वो कारगर साबित होता है, क्योंकि वो धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर एकजुट है, तो इनको लड़ने में काफ़ी सहूलियत मिली। और यही जो कारण है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, जो है एक मजबूत आधार बन के सामने आता है, जिसको इंग्लैंड को झेलना काफ़ी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम सप्तवर्षीय युद्ध की बात करते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। अगर हम 1756 से 1763 की बात करें तो टोटल 7 वर्ष जो है वो निकलकर सामने आता है। इसी कारण इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया है। इस युद्ध से पूर्व उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले जो है अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब यहाँ भी जो है आप देख रहे हैं, जो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध है, जिसे हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो तमाम घटनाएं जो है वो समय दर समय घटती गई है, होते गई है। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। अब जो उपनिवेशवासी थे, जिसको इंग्लैंड ने अपने कब्जे में रखे हुए था, अब वो इंग्लैंड के चंगुल से जो है वो मुक्त होना चाहते थे। वे खुली हवाओं में सांस लेना चाहते थे। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था, फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, तो सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए। स्वाभाविक सी बात है, अगर धन दौलत की कमी हो जाए तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होना लाजमी है। अगर किसी देश या नागरिक के पास अगर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो ये विरोध का सबसे बड़ा कारण बनती है। क्योंकि धार्मिक रूप से अगर हम देखें इन चीज़ों को, तो अगर धर्म के प्रति अगर आंदोलन की जाए तो वो उतना कारगर हो सकता है न भी साबित हो। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति की अगर किसी देश की या किसी जनता या किसी राज्य का अगर खराब हो जाए, तो वो जो कारण बनती है युद्ध का, वो बहुत ही घातक बनती है। क्योंकि पैसा तो सभी को चाहिए। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण एवं उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृ देश को है। अब उपनिवेशवासी ये चाहते थे, जो उनके देश में जो भी संसाधनें मौजूद हैं, वे वहाँ के नागरिक के लिए हैं, न कि विदेशी लोगों के लिए हैं। लेकिन इंग्लैंड इस बात को मानने से साफ इनकार करता रहा, और वो उपनिवेशिक देशों का, उनके संसाधनों का दोहन लगातार करते रहा, और जिसका कारण है कि दोनों में टकराव होना स्वाभाविक सी बात थी। दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। इंग्लैंड अमेरिकी व्यापारियों के व्यापार पे भी जो है वो अंकुश अंकुश लगा चुका था, और अमेरिकी व्यापारियों को दूर दराज के देशों में जो है वो व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। ये अनुमति सिर्फ इंग्लैंड को थी।
और जो अमेरिकी व्यापारी हैं वो अपने ही देश के अंदर, अपने ही राज्य के अंदर व्यापार करते थे, जिससे उनका मुनाफ़ा जो है बहुत ही कम था। और कहीं न कहीं ये गुस्सा जो है वो अमेरिकी व्यापारियों में भी जो है वो पनप रहा था। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। तो हम देख रहे हैं अमेरिका में जो मध्यम वर्ग जो है वो जो विकसित हो रहा है, वो इंग्लैंड के कुलीन वर्ग के शासन का अंत चाहता था। वो नहीं चाहता था जो इंग्लैंड उसके देश में रह के उसके देश को अंदर से खोखला करे, उसके सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर ले। क्योंकि जब भी इंग्लैंड किसी भी देश पे जब अपना अधिकार स्थापित करता था, तो उसका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तमाम रूपों से उसका जो है वो यूज़ करता था, इस्तेमाल करता था अपने फ़ायदे के लिए। भारत में भी इंग्लैंड ने यही किया और अमेरिका में भी इंग्लैंड ने यही किया।